नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की। स्थिति वही की वही है, रोज कुछ ना कुछ इसमें नया ट्विस्ट जरूर आता है। फिर एक भारत के जहाज पर दूसरी कंपनी का जो फ्यूल लेकर के यहाँ पहुंच रहा था मुंद्रा पोर्ट पर, उस पर फायरिंग हुई है। और एक जहाज को कब्जे में भी ईरानी जो ट्रूप्स हैं उन्होंने अपने कब्जे में भी लिया है। खैर, बात आगे की सीज फायर के डेट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बढ़ा दिया गया है उसको। अब कब तक बढ़ाया है, कुछ रिपोर्ट्स में है कि 2 वीक के लिए बढ़ाया है। कुछ लोगों कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि उस पर टाइम नहीं रखा है ना कि कब तक बढ़ाया गया, लेकिन हाँ सीज फायर बढ़ा दिया। वो ट्रम्प की इच्छा पे होगा कि किस दिन तोड़ भी सकते हैं वो। खैर, लेकिन लगातार ट्रम्प की धमकियां और ईरान की ओर से भी वही तल्खी भरा जवाब मिलने के बाद भी तनावपूर्ण शांति भी नहीं कहूंगा इसको, तनाव दोनों तरफ से है। बात आती है होर्मुज स्ट्रेट पर, और ईरान की शर्त है कि अगर पाकिस्तान में ले जाके वार्ता करनी है तो पहले आप होर्मुज स्ट्रेट से अपनी नाकेबंदी को हटाइए, उसके बाद ही कोई चर्चा होगी। कई तरह की चीजें आ रही। खैर, पिछले दिनों बैठक 40 देशों के बीच युद्ध को लेकर के जो प्रभावित हो रहे हैं, अब 30 देशों के बीच बुधवार और गुरुवार को जो बैठक यूके में, लंदन में, क्या कुछ इंपैक्ट डाल पाएगी। लेकिन यूं अगर देखें तो एक प्रेशर के लिए हो सकती है, चर्चा के लिए आगे बढ़ाने की बात हो सकती है, लेकिन ट्रंप इसको मानेंगे मुझे नहीं लगता। उसकी वजह साफ है कि नाटो के देशों सहित कई मुल्कों ने उन्हें दिखाया कि आप हमारा एयर स्पेस यूज नहीं कर पाएंगे, तो ट्रंप अपने अंदाज से अब चल सकते हैं। वो अगर सीज फायर किया है तो मुझे लगता है कि वार्ता के लिए भी कोई बात आएगी तो वो अपने तरीके से ही करेंगे। खैर, हमारे साथ एक्सपर्टीज का पैनल है। गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, पूर्व आईएफएस। डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हैं, दोनों विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ एयर कोमोडोर चंद्रमौली सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। गुप्ता सर, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। पैरेलल जो वार्ता चल रही है जिन देशों की, जिनका काम सफर कर रहा है, आर्थिक हानि हो रही है, इस स्ट्रेट को नहीं खोला जाएगा तो उनके लिए काफी लॉजिस्टिक, और केवल फ्यूल की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें आती हैं। खाद आता है उधर से, आपके और भी सामान आता है, क्योंकि वो तो एक रास्ता है। वहां पे अगर ये नाकेबंदी नहीं हटती है तो दूसरे देश भी अपने उस पर विचार करने लग गए। क्या ट्रंप मान पाएंगे? और दूसरा, ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान तो कर दिया है कि इसे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ राह दिखती है भी? क्योंकि ट्रंप के लिए रास्ते काफी मिले हैं कि वो हनरेबल एग्जिट के साथ बाहर निकल सकते थे, एग्जिट कर सकते थे, लेकिन अब वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ से बाहर है। कभी कई तरह की चीजें आती। तो अब क्या लगता है आपको कि जिन देशों की वार्ता चल रही है उसका इंपैक्ट आएगा और ट्रंप कुछ उसमें 2 कदम आगे बढ़ाएंगे? नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार हमारे दोनों को पैनलिस्ट को। मेरे को ऐसा लग रहा है योगेंद्र जी की गुत्थियां और उलझ रही हैं, जी गांठें और बढ़ रही हैं इस पूरी समस्या में। अब इसमें जो कई नई एंगल्स जो ऐड हुए हैं, एक तो आपने जैसे कहा कि ईरान डिमांड कर रहा है कि हमारा जो ब्लॉकेड हॉर्मुज का उठे, उसके पहले हम बात नहीं करेंगे। ये तो एक पहली चीज है। और वो कुछ जो शिप्स वहां से गुजर रही हैं उनके ऊपर फायर भी कर रहे हैं। उनमें से एक इंडियन शिप पहले भी थी और शायद एक आज भी ऐसी शिप आ रही है। तो ये सिचुएशन उधर भी है। तीसरी चीज जो मैं सुन रहा हूँ कि ईरान के अंदर इंटरनल डिसेंस काफी बढ़ रहा है। आपने पहले देखा होगा कि जब वहां के विदेश मंत्री ने एक ट्वीट किया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन, उसके बाद उनको इडियट कहा गया था आईजीआरसी के द्वारा। तो उन्होंने इस तरह की जो भाषा यूज की है, उसके बाद से मेरे ख्याल से कोई ट्वीट उनके फॉरेन मिनिस्टर का अभी तक नजर नहीं आ रहा। ये 2 दिन पहले की बात है। तो आईजीआरसी चाहते हैं कि टॉक्स बिल्कुल नहीं हो और बड़ी हार्ड लाइन अप्रोच हो। हम हमारा जो राइट है यूरेनियम एनरिचमेंट का उसको नहीं तोड़ें, और हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। हैंड ओवर करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। 450 किलोग्राम जो यूरेनियम उनके पास है। और उसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका कंट्रोल बना रहे। तो और हुती हमास इनको भी वो सपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो वो तो किसी भी डिमांड के ऊपर जो यूएस की है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये गुत्थियां और उलझ रही हैं। उधर ट्रंप जो है
इंटरनल प्रेशर उनके ऊपर बढ़ रहा है कि आप इस वार को आगे नहीं बढ़ाएं और किसी तरह से निकलें, लेकिन उनके पास कोई सम्मानजनक रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर कोई भी उनकी डिमांड नहीं मीट आउट होती है और वो उससे विड्रॉ कर लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़े प्रेस्टीज का लॉस होगा, उनको पब्लिक में भी और पार्टी में भी। अब वर्ल्ड इकोनॉमी जो इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, 20% एनर्जी यहाँ से निकलती है, गल्फ स्टेट्स भी बड़े परेशान हैं सारे के सारे। तो उसकी वजह से ये जो पहले पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब लंदन में हो रही है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल प्रेशर दोनों पार्टीज के ऊपर बनाया जाए। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ईरान में जब तक ये हार्ड लाइन आईजीआरसी का रोल रहेगा वो किसी भी प्रेशर को एक्सेप्ट करने के लिए राजी होंगे। और अभी पाकिस्तान की मध्यस्थता के ऊपर भी ईरान ने प्रश्न उठाया है। उन्होंने ये कहा गया है कि उन्होंने जो हमारी डिमांड्स हैं उनको ऊपर कह दिया था हमको कि हम ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाल के आपकी सब डिमांड्स मनवा लेंगे, जबकि उन्होंने हमारी डिमांड्स उनको कम्युनिकेट नहीं की। उधर ट्रंप साहब को उन्होंने ये बोल दिया कि ईरान के ऊपर हम प्रेशर डाल के आपकी डिमांड मनवा लेंगे, और उन्होंने प्रॉपरली उनको भी कम्युनिकेट नहीं किया। जी तो ये ओवर बिल्कुल प्ले भी कर रहे हैं अपना, बिल्कुल। जो है हाँ, सारा का सारा ओवर प्ले कर रहे हैं, और और यही इसी एक बड़ा वजह से कारण इनकी सर, एक ये समस्याएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल ये एक बड़ा कारण लगता है कि भरोसे को लेकर के जिस तरह से पहले से सवाल उठे थे कि पाकिस्तान पे भरोसा कौन करेगा। खैर, ट्रंप का भरोसे का एक दूसरा पहलू भी, उनके अपने व्यापारिक रिश्ते भी हैं, मुनीर के साथ में भी है। पाकिस्तान में अपने पिछले दिनों जब आए थे तो अपने दामाद को भी यहाँ पे भेजा था उन्होंने, ताकि वो बिजनेस जड़े भी जमा सके। वो अपना अपना एजेंडा भी है कर चले। करोड़ी सिंह साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। एक सवाल ये उठता है यहाँ पे, ईरान ने कह भी दिया है, ईरान के लोग सड़कों पे हैं। उनका यह कहना है कि हम जब हमारे इतनी बड़ी एक पूरी लेयर लीडरशिप की थी, सुप्रीम लीडर थे, वो सब कुछ खत्म हो गए। उसके बाद हमने इतनी तबाही झेली। अगर यूरेनियम उनको दे देते हमें हासिल क्या हुआ? आज जीत ईरान के हाथ में है। ट्रंप एक, जो मैं वर्ड्स पढ़ रहा था कि जो एक हारे हुए व्यक्ति के लिए हम पीछे क्यों हटें, तो कोई रास्ता लगता नहीं है ऐसा। जैसे भी गौरीशंकर गुप्ता साहब ने भी कहा, तो वहां सिचुएशन ऐसी बन गई है कि ईरान पर इंटरनली बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप इस तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि रिजीम चेंज करने की जो बात थी, और इनको लगता था, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, कि वहां पे लोग अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ आएंगे और एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, उसमें हम रिजीम चेंज कर देंगे और 2 से 3 दिन का खेल होगा। ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे, फिर उस आंदोलन को दबाने नहीं देंगे और खत्म। लेकिन अब IRGC नया तो ग्रुप है नहीं है, पहले से है, उसके पास में काफी राइट्स भी हैं, और मुझे लगता है कि इस युद्ध में और भी काफी मजबूत हो गया है। आपको लगता है कि ये बाधा रहेगी, और या फिर उनको इस बात का एहसास है कि ट्रंप खुद बिल्कुल उस स्थिति में आ गए हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि अब की और समझौते के अलावा, तो इस वजह से IRGC भी और कॉन्फिडेंट तो नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, आपने एक बात कही कि वो 1-2 दिन में वहां कोलैप्स होने वाला था। जो इनिशियल नेतन्याहू ने वाशिंगटन विजिट किया था, व्हाइट हाउस में प्रेजेंटेशन दिया था, 11 या 12 फरवरी की बात है, तो वहां सब ये टीम थी, और जो और वहां पे रिजीम चेंज हो जाएगा और हमारे लोग वहां पे सत्ता में आ जाएंगे, ये प्लानिंग था। और इसीलिए ट्रंप ने कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं बनाया, आगे रणनीति नहीं बनाई कि आगे अगर हम फंस जाते हैं तो निकलने का क्या रास्ता होगा। ये ट्रंप पे आरोप भी लग रहे हैं, और ट्रंप मेरे को लगता है मान के भी चल रहे हैं। अब आज की स्थिति ये है कि अमेरिका है वो सीज फायर को एनफोर्स नहीं कर सकता अच्छी तरह से। दूसरा ये है कि क्योंकि दोनों पार्टी सीज फायर दी है, ट्रंप ने अनाउंस किया है। दूसरी तरफ ट्रंप है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ईरान है, उसने सीज फायर मांगा नहीं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जो थोपी जाएंगी उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ईरान के अंदर तो डिसेंशन है, लेकिन उस डिसेंशन यहां तक जाएगा कि वो आपस में लड़ेंगे और अमेरिका को या इजराइल को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे नहीं लगता उस सीमा तक जाएंगे वो।
क्योंकि अभी वो राष्ट्रीय हित के नाम से या जो राष्ट्रवाद का भाव है, जो पर्शियन कल्चर का डीप रूटेड है, अभी वो वहां बहुत प्रभावी है। तो जो यूरेनियम की बात है, देखिए यूरेनियम है वो केवल एटॉमिक बम बनाने का एक हथियार नहीं है कि वो तो मास डिस्ट्रक्शन करेगा हथियार है। ये सिक्योरिटी की शील्ड है, एक सुरक्षा कवच है, और जिसके पास भी एटॉमिक बम है वो सुरक्षित है। आज नॉर्थ कोरिया को कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ईरान भी यही चाहता है कि हम अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो हमारा सिक्योरिटी कवच ही खत्म हो जाएगा। अब सरेंडर करने का मतलब अमेरिका को कस्टडी में दे, वो संभव नहीं है। चीन की कस्टडी में दे, वो अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा। रशिया की कस्टडी में दे, वो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब आगे कैसे बढ़ा जाए? तो मुझे लगता है कि इजराइल को यह एहसास हो गया कि ट्रंप निकलना चाहते हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं किसी न किसी रूप में कोई समझौता करके। तो नेतन्याहू ने कह दिया कि हमारा मिशन अभी ईरान में पूरा नहीं हुआ है, हम अभी मिशन पूरा करेंगे। इसका मतलब वो स्ट्राइक करना चाहते हैं। लेकिन ये स्ट्राइक अब की बार होगा वो क्या इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में ही होगा या उससे आगे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि ये ज्यादा स्प्रेड होगा, ज्यादा एस्केलेट होगा। इसके दो तीन कारण हैं। एक तो मैं वापस आता हूं सर, मैं आपको इसी मुद्दे पर मैं वापस लूंगा आपके पास में। मैं एक बार चंद्रमौली सर का रुख करना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि रक्षा कानून से अगर हम बात करें तो कोई बातचीत में ऐसा राइटर है या सेना अपने एजेंडे पे चलती है कि बातचीत? देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी होती है, सेना के लोग भी होते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि सारी चीजें निकल चुकी हैं, हाथ में अभी आ चुकी है, लेकिन फिर हाथ खुल जाता है? रात को लगता है कि शायद हो सकता है कि वार्ता के कगार पे हो। परसों रात को मैसेज था कि बेंस अमेरिका से निकल चुके हैं, बाद में व्हाइट हाउस ने खंडन किया कि नहीं नहीं वो तो यही है। ईरान के भी डेलीगेशन के लिए कहा गया, वो तो पाकिस्तान पहुंच चुका है, लेकिन बेंस नहीं आए। बाद में पता लगा कि ईरानी तो आए ही नहीं वहां पे। तो कहाँ कुछ कम्युनिकेशन गैप पे है या फिर जिसके हाथ में मध्यस्थता की डोर दे दी वही काफी कमजोर है? जी, जय हिंद। पहले तो आपने जो कहा है अबाउट मिलिट्री, उसके बारे में कहता हूँ, फिर मैं ये मीटिंग के बारे में वान साहब वहां से क्यों नहीं आए या ईरानी आए कि नहीं आए, मैं बाद में बात करता हूँ। तो मिलिट्री जो है वो पूरी तरह से जो खत्म हुई थी, जैसे उन्होंने कहा नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स, तो नेवी तो थी नहीं इनके पास में। इनके पास में नेवी के मात्र 6 जहाज थे, इन्होंने तोड़ दिए, बड़े खुश हो गए ये जहाज जिसे कहते हैं। और आर्मी इनकी थी अच्छी खासी, और एयरफोर्स के नाम पे पुराने जहाज थे इनके पास, 100-200 पुराने जहाज हैं। तो आर्मी ने भी एयरफोर्स नहीं थी। अगर वहां पे कोई है तो आईआरजीसी है। अब क्या हुआ पिछले 1.5-2 हफ्ते के अंदर कि आईआरजीसी ने, क्योंकि मिलिट्री अलग अपना दबदबा करना चाहती थी, तो आईआरजीसी ने कहा शट अप, हम लोग कमांड में हैं, तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए ये जो बोट्स हैं, ये आईआरजीसी की बोट्स हैं, ये नेवी की बोट्स नहीं है, रेगुलर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स वाली मिलिट्री नहीं है, आईआरजीसी की बोट्स हैं। और ये आईआरजीसी से ही अपना वो मैसेज प्राप्त करते हैं, और वही करते हैं जो आईआरजीसी से इंस्ट्रक्शन को होते हैं। तो ये बोट्स क्या हैं? ये फास्ट अटैक बोट्स हैं, फास्ट एकदम अटैक करती हैं। इसमें इन्होंने क्या किया कि 4-4 मिसाइल लगा दिए, 2 इधर मिसाइल लगा दिए, और एक अच्छी सी गन लगा दी या 2 गन लगा दी किसी के अंदर। तो अटैक बोट्स है। अब कम्युनिकेशन देखो, इन्होंने कहा भारत का पिछले वाले जो 2 जहाज के ऊपर अटैक उन्होंने फायर किया था, इन्होंने कहा मिलिट्री, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उन्होंने कहा था कि 2 हमारे ओपन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो इस तरह की डायलेमा है कि जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं आ रही है। आईआरजीसी फुल कंट्रोल में जो एक्शन कर रही है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो मिलिट्री वाले हैं उनका दबदबा इतना नहीं है, इसलिए सब चुप बैठे हुए हैं। तो ये अटैक बोट्स क्या करती है कि अगर ये कोई भी शिप मिलता है तो उसका ट्रांसपोंडर बताता है शिप यहाँ से वहां चला है, तो अटैक बोट्स वहां पहुंच जाती है, आप कौन हो, क्या हो, क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो, रुको। तो अटैक बोट्स को अगर कोई मना करता है या नहीं रुकता है तो फायर कर देते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, क्योंकि वो आईआरजीसी है, फुल कंट्रोल इन ईरान, वो मिलिट्री वही है, आईआरजीसी। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात आपने जो बताई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज स्टेट ऑफ नो डिसीजन हो रहा है कि वो कह रहा है तू नहीं जाएगा, अमेरिका रहा तू नहीं जाएगा। मुझे अभी तक ये शक हो रहा है कि चाइना जो कहता है कि ठीक नहीं किया, मेरे जहाज को रोक दिया, कर दिया। अरे भाई साहब, आप बहुत बड़ी पावर हो, इकोनॉमी पावर हो, मिलिट्री पावर हो, ब्ला ब्ला ब्ला, आपके पास आप क्यों नहीं अपने जहाज के साथ में 4 एस्कॉर्ट भेजते हो जहाजों के?
कि भाई मेरा जहाज जा रहा है, आपको दिक्कत ये है कि ईरान को कोई मिलिट्रीली हार्डवेयर नहीं दे, उसको बम नहीं दे, मिसाइल नहीं दे, हम नहीं दे रहे, हम तो कह रहे हैं। पर अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इकोनॉमिकली ईरान को दबाने के लिए कर रहे हैं, जो $200 मिलियन पर डे का जो उसका जो एक्सपोर्ट होता है उसको हम रोकेंगे। वो चाइना का कहना, मैं अपने 12 जहाज के साथ में 4 टैंकर बीच में लेके आ रहा हूँ, क्यों नहीं करता वो? यही वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ऐसी होने वाली है। तो जब चाइना का फुल तो आपको भी महसूस हो रहा है सर, आपको भी आठ लग रही है कि ये स्प्रेड हो सकता है, युद्ध केवल 3 कंट्रीज में नहीं रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि चाइना को खटक रही है कि उसका इतना जो फ्यूल आता था ईरान से, ओनली ईरान से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं, ईरान से निकलकर 20-25% उसका जो फ्यूल जाता था, शायद 40% जाता था, वो अभी नील हो गया है। वहां पे उन्होंने जो अभी कैंसिल कर दी, कई फ्लाइट्स, कई चीजें कैंसिल कर दी कि फ्यूल नहीं आ रहा भैया, अभी उनके प्राइस बढ़ने वाले हैं। अगर चाइना, जो आप सोचते डेवलप्ड नेशन है, 1, 2, 3 इकोनॉमी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है, वो क्यों नहीं अपना काम कर रहा है? ये डरे हुए किससे हैं? वो क्यों नहीं अपना जहाज भेज रहा है? मैं कर रहा हूं। और लास्ट में एक मिनट मीटिंग के बारे में बता देता हूँ। न तो वहां से रवाना हुआ था और न ईरान वाले रवाना होने वाले थे। उन्होंने पहले कह दिया था हम नॉट एग्रीड, जब तक ये ब्लॉकेट रहेगा हम वहां पे नहीं जाएंगे। अटैक करना अटैक करो, लड़ाई करनी है लड़ाई शुरू कर दो, जो करना कर लो। अगर वार्ता होगी हम तभी करेंगे जब यूएस ब्लॉकेट हटाएगा। इसलिए ईरान तो आने वाला ही नहीं था, वो तो शुरू से मना कर दिया था, आया भी नहीं। और वहां सब जो आने वाले थे, अपने जहाज में बैठने वाले थे, उनको रोक दिया गया, अभी ईरान नहीं आ रहा है, आप बताओ। और ये बहुत अच्छी पाकिस्तान की चाल है कि उन्होंने कहा कि भैया कुछ तो हमको टाइम दे दो। टाइम दिया है, अनलिमिटेड टाइम दिया हुआ, लेट्स सी कितनी देर तक सीजफायर ये रुका रहेगा। और पाकिस्तान अगर एफर्ट करेगा, रियल एफर्ट करता है, तो न्यूक्लियर नहीं देगा, जो अभी हमारे किरोड़ी सिंह साहब ने बताया। न्यूक्लियर अपने पास रखा हुआ क्यों दे दे? वो ये अमेरिका की डिमांड गलत है। वो ईरान 5 साल के लिए चुप बैठने के लिए तैयार है, 5 साल में अपना, क्योंकि उसका टूटा फूटा है, उसको खुद को रिपेयर करने में 1-2 साल लगेंगे इन चीजों को। तो मुझे क्या लगता है कि वार्ता अभी नहीं होने वाली है। पाकिस्तान कितना भी कोशिश कर ले, जब तक डिमांड कम नहीं करता या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका नहीं खोलता, वार्ता रुकी रहेगी। मैं अभी कुछ रिपोर्ट्स देख रहा हूं, उसमें आ रहा है कि ट्रंप ने लगभग 35 दिन का समय ईरान को दिया है कि इस युद्ध को खत्म कर दो। खैर, लेकिन ट्रंप साहब का को पता नहीं कि मैंने कहा था लेकिन मैं वापस ले लेता हूँ, अपनी मर्जी है उनकी। मैं गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। मैं क्या लगता है आपको कि ये जो वॉर है थोड़ा सा स्प्रेड होने की स्थिति में जा रहा है, ताकि अमेरिका, इजराइल और ईरान, क्योंकि रणस्थल जो बना हुआ है वो तो इजराइल और ईरान या फिर जहां पे अमेरिकन बेस हैं खाड़ी देशों में वो है, तो क्या ये स्प्रेड हो सकता है? क्योंकि चाइना भी अपनी भूमिका में है, रसिया उधर से कुछ प्रेशर बना रहा है। तो क्या लगता है सर, ये या तो इसका रास्ता जल्दी खुलेगा, नहीं तो ये युद्ध और बढ़ सकता है? आवाज बंद है सर, अनम्यूट करिए सर। जी सर। मेरे को तो ऐसा लग रहा है योगेंद्र जी कि ये अभी लंबा चलेगा। इसका रीजन ये है कि कुछ समय के बाद जब ट्रम्प बड़े थक जाएंगे तो वो कुछ बम्बार्डमेंट और करेंगे ईरान के ऊपर, और उस बम्बार्डमेंट के बाद फायर भड़केगी। नेचुरली जो गल्फ के स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी फिर ईरान अटैक करेगा, और हो सकता है कि कुछ गल्फ के स्टेट्स भी रिटेलिएट करें इस बार। तो नेचुरली वो गल्फ के स्टेट्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। और गल्फ के स्टेट ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान एक डोमिनेंट पावर बन के उनके ऊपर कंट्रोल करे, तो वो अमेरिका का साथ देंगे। जबकि यूरोप और अदर जो देश हैं वो मेरे को नहीं लगता कि कोई इंटरवीन करेगा इस स्टेज के ऊपर। तो ये एक, जिसको कहते हैं ना, अनडिक्लेयर्ड वार चलता रहेगा। ये वार, फायर पावर जो है वो लिमिटेड होगा, इसमें कुछ दिनों के लिए चलेगा, लेकिन उसके बाद बिना किसी समझौते के ये अनडिक्लेयर्ड वार चलता रहेगा। और उसके अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान अपने पास रखने की कोशिश करेगा, और इधर इनका ब्लॉकेड जो है वो चलेगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि ईरान को इकोनॉमिकली स्क्वीज करें और वहां पे उसकी वजह से रेजिम चेंज हो। तो वो कोशिश करेंगे रेजिम चेंज करने की, जो IRGC है उसको टायर आउट करने की, उसको बदनाम करने की, उसको हटाने की और ब्लॉकेड करने की। और इधर से ईरान जो है वो गल्फ स्टेट्स के ऊपर हमला करेगा, हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा, और डिमांड अमेरिका की कोई वो मानेगा नहीं।
अगर बिल्कुल। आईआरजीसी और कंट्रोल में है तो वही कोई डिमांड मारेगा नहीं, जी तो कोई हाँ समझौते के आसार नजर नहीं आते, और हाँ ये लंबी सिचुएशन काफी अनडिक्लेयर्ड वार की खिंच सकती है। बिल्कुल, उसकी दिशा भी यही दिखती है। सिंह साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। अब क्या लगता है आपको कि वार्ता जो चल रही है, मैंने पहले पूछा था आपसे, पेरिस के बाद में अब लंदन में वार्ता चल रही है, तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा, या फिर कोई कंप्रोमाइज की स्थिति के लिए कुछ अपना सॉल्यूशन दे सके कि हाँ इस रूट पे आप लोग जा सकते हो, और अगर देते भी हैं तो क्या ट्रम्प मानेंगे उसे? देखिए, जो पहले पेरिस में और अब लंदन में जिस बातचीत का आप रेफरेंस दे रहे हैं, वो बातचीत केवल होर्मुज को लेके है। न तो वो मध्यस्थता करना चाहते हैं, न युद्ध नहीं, रुकवाने होर्मुज को में तो सर, होर्मुज में पोजीशन ये है कि अमेरिका पीछे हटना नहीं चाहता है कि मेरी नाकेबंदी कायम रहेगी, और ईरान कह रहा है कि नाकेबंदी मुझे खटक रही है, जब तक ये पीछे नहीं होंगे जब तक मैं खोलने नहीं दूंगा। हाँ, यही तो ये डिलेमा वाली स्थिति हो गई ने भाई। ईरान ने ब्लॉकेड किया, उस ब्लॉकेड को अमेरिका ने ब्लॉकेड कर लिया। और ये नहीं, चीन के राष्ट्रपति ने, शी जिनपिंग ने, पहले तो यूएई के जो क्राउन प्रिंस थे उनको बीजिंग बुलाया था, वहां रशिया के विदेश मंत्री भी और स्पेन के प्रधानमंत्री सब ने बैठ के बातचीत की। अभी सोमवार को उन्होंने जो सऊदी के हैं मोहम्मद बिन सलमान, उससे लंबी बात की है, और बात में 3 इश्यू पे ज्यादा जोर रहा है उसमें। एक तो होर्मुज को खुलवाने को लेके, दूसरा डी एस्कालेशन को, तीसरा सीज फायर को लेके। और मुझे लगता है कि चाइना पहले इतना एक्टिव नहीं था, खुल के एक्टिव नहीं था। वो हो सकता है बैक चैनल कुछ हो, अब चाइना फोर फ्रंट पे आ रहा है। चाइना का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उससे सिचुएशन अच्छी होगी या बिगड़ेगी? मुझे लगता है कि अमेरिका ऐसा नहीं चाहेगा कि चाइना इतना रोल प्ले करे, और इसीलिए शुरू में अपन ने कहा था कि युद्ध में घुसना आपकी चॉइस होती है, निकलना आपकी आपके हाथ चॉइस में, नहीं होती। बिल्कुल सही है। घटनाएं आपको फिर ले जाती हैं, किसी भी दिशा में ले जाएंगे। और लास्ट सेंटेंस ये गुप्ता जी ने कहा कि अमेरिका बाद में स्ट्राइक करेगा, डिले करेगा, लेकिन अमेरिका की जो डोमेस्टिक कंडीशन है वो शायद ट्रंप को ज्यादा लंबे समय तक इसको लिंगर ऑन करने के लिए अलाउ नहीं करेंगी। वो ये चाहती हैं कि ट्रंप निकले जल्दी से जल्दी, वहां का दबाव बहुत है। और जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इंटरनल भी ट्रम्प, देखिए ट्रम्प की एक बड़ी हिम्मत है, वो बेइज्जती भी करा लेते हैं, नसीहत भी दे, उसको नसीहत में भी तब्दील कर लेते हैं। वो अपनी इच्छा के राजा हैं, कहीं पे डांस भी करते होते हैं, इधर वार्ता चल रही उधर बॉक्सिंग देखते हैं। उनका अपना एक अलग अंदाज है, और ट्रोल भी होते हैं, उनके कोई परवाह भी नहीं है कि हाँ चलता है, जो मेरा अपना अंदाज है। उन्होंने कहा भी कि मैं 10वां युद्ध रुकवा रहा हूँ। अभी भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वो उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि मैं कितने युद्ध रुकवा सकता हूं, तो वो तो मुझे मिलना ही चाहिए। खैर चलिए चंद्रमौली सर, आपके पास में आना चाहूंगा। अब ये तो चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की, या फिर जो भी एक नीतिगत तरीके से चर्चाओं का एक आधार बनना होता है, लेकिन क्या लगता है कि आईआरजीसी, पहले नाम सुनते थे लोग, हाँ जो लोग समझ रखते हैं उनको काफी इसका पता था कि ईरान में कौन इतना पावरफुल है, लेकिन अब वो ईरान के लिए उनका, क्योंकि देखिए रूट और उनका जो गठन हुआ था, मैं उसको पढ़ रहा था, वो केवल और केवल एक हल्का कट्टरपंथीपन भी कह सकते हैं उनमें, वो अपने अंदाज से बनाई गई एक फोर्स है। और ये भी कहा जाता है कि बहुत ऐसे रजिस्टर्ड नहीं होने के बावजूद भी बहुत पावरफुल है। लेकिन अब आज सत्ता की चाबी काफी कुछ उनके हाथ में है, वो वार्ता होने दें नहीं होने दें। अगर कुछ स्थिति बिगड़ती है तो फिर ये होगा कि अनकंट्रोल पोजीशन भी हो सकती है। जी हाँ, मैं आपको और अपनी राय देना चाहता हूँ। इधर आपके टीवी है, इंटरनेशनल टीवी आपका भी, कि अभी कुछ ही टाइम के अंदर आप देखना ईरान कहीं न कहीं पे बड़ा धमाका करेगा। इसके इतने जो हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये पूरा प्लान कर रहा है। अमेरिका में करे, चाहे इजराइल में करे, चाहे सऊदी अरब में करे, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। अभी देखो पिछले 20 दिन में कितनी रिफाइनरीज हो गई है। म्यांमार में हो गई, इंडिया में हो गई, ऑस्ट्रेलिया में हो गई, यूएसए में हो गई, ह्यूस्टन के अंदर, मतलब कहाँ नहीं हुई। तो ये कुछ न कुछ गेम कहीं कहीं पे कोई न कोई खेलता रहता है। जैसे हमारे जॉर्ज सोरोस साहब कुछ और लगे रहते हैं, उनको पैसा है, वो सब दूर करते हैं और ईरान पे वापस आते हैं।
ईरान अभी कहीं न कहीं पे कुछ न कुछ ऐसी हिमाकत करेगा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर देखी जाएगी कि इसने ये कर दिया, जो ओसामा बिन लादेन ने जो किया था इस तरह से। और मुझे ये भी लगता है कि इसका साथ पाकिस्तान देगा इस चीज के लिए, कि पाकिस्तानी दोनों के पास में ग्रुप्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोग पहुंच सकते हैं, ईरान के नहीं पहुंच सकते हैं आजकल। तो ईरान पाकिस्तान के थ्रू कराएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये हुती या हमास, बड़ी बात बताई आपने ये तो। या ये कोई न कोई इसका करेगा, अटैक कहीं पे करेगा, पहली बात। और दूसरी बात जो आपने बताया है कि ये अंडर प्रेशर ये खोलेगा नहीं, क्योंकि ट्रंप ने उसके नब्ज पकड़ लिए कि हम तेरा तेल नहीं बिकने देंगे और $900 मिलियन पर डे का नुकसान करेंगे। ईरान के लिए कर रहा है, और लेकिन टॉक्स के लिए उसको फोर्स किया जा रहा है, टॉक्स कराओ। टॉक्स वो कर नहीं रहा है कि जब तक ईरान यूएसए हटेगा नहीं वहां से। तो ये कैच 22 सिचुएशन है, अंडर प्रेशर। यूएसए अलाउ हटेगा वहां से तभी टॉक्स होगी, और टॉक्स के लिए प्रेशर बना हुआ है। और मुझे लगता है कि टॉक्स होगी, लेकिन टाइम लग जाएगा इसके अंदर बहुत ज्यादा। एंड ईरान वो न्यूक्लियर के लिए हटाना पड़ेगा, पॉइंट को हम नहीं देंगे न्यूक्लियर, हम 5 साल रुक जाएंगे वगैरह वगैरह, हमें डैमेज के लिए पैसा दो, ऐसा कुछ करके मिटिगेशन होके टॉक्स हो जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद में होगी। और लगता है कि ये पाकिस्तान का एफर्ट रंग लाएगा, यूरोप वालों का एफर्ट रंग लाएगा, सऊदी अरब का एफर्ट रंग लाएगा। हो सकता है इसमें टॉक्स हो जाए 5 7 10 दिन के अंदर। बिल्कुल। खैर चलिए, फिलहाल तो सीज फायर को बढ़ा दिया गया है, सबसे बड़ी बात तो यही है, और ट्रंप की ओर से बढ़ाया गया है। इस पे ईरान ने कमेंट साफ साफ किया है कि जो हार की ओर चला जाता है उसके पास में कोई रास्ता नहीं बचता है, तो फिर सीज फायर का ऐलान करता है। और सीज फायर या वार्ता के लिए ईरान में इस तरह का प्रेशर है, वहां जो भी रिजीम देख रहे हैं अभी उनके ऊपर, कि सामने वाला झुका हुआ है, हारा हुआ है, उसके आगे सरेंडर जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, चाहे और कुर्बानियां हम दे देंगे। वह जो चीज है वो इंटरनली किसी भी रिजीम के लिए मजबूती की बात भी हो सकती है, लेकिन बड़ी बारीकी से यह भी देख रहे हैं कि हमारे नेता या हुक्मरान जो चर्चा में जाएंगे कहीं वापस ऐसे तो नहीं हो जाएंगे कि यहाँ बिल्कुल सरेंडर करके आने की जैसी स्थिति होगी। तो खैर चलिए, देखना होगा कि अभी, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ रूट दोनों बदल रहे हैं, क्या चीजें सामने आएंगी तो और हम चर्चा में उसे शामिल करेंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।